हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने वीडियो लेक्चर में, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से बना है, एक इलेक्ट्रो, दूसरा स्टैटिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो शब्द स्टैटिक है, इसका मतलब होता है रेस्ट। रेस्ट मतलब स्थिर। और ये जो शब्द इलेक्ट्रो है, ये इंडिकेट करता है चार्ज को, जिसके बारे में अभी थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। या आप लोग जानते भी होंगे, चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब चार्ज रेस्ट में होते हैं तो ये चार्ज जो रेस्ट में है, इनके वजह से बहुत सारा घटना घटित होता है, बहुत सारा फेनोमिना प्रोड्यूस होता है। इसी की स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके फिजिक्स का वह सब्जेक्ट है जिसमें आप पढ़ते हैं उन फेनोमिनाओं के बारे में, उन घटनाओं के बारे में जो चार्ज के वजह से उत्पन्न हुआ है। ऐसा चार्ज जो रेस्ट में है, ना कि ऐसा चार्ज जो मोशन में है। अगर चार्ज मोशन में होगा तो उसकी पढ़ाई कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं होगी। चार्ज जब रेस्ट में होता है तो चार्ज के वजह से बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो उन्हीं सारी चीजों का, उन्हीं सारी घटनाओं का जो चार्ज के स्थिर में होने की वजह से घटित हो रही हैं, उसी की पढ़ाई हम जिस विषय में करते हैं, उसी विषय को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड पर देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को परिभाषित किया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is made up of two words, electro plus statics. The word electro, ये जो शब्द इलेक्ट्रो है, means चार्ज। यहां पर इलेक्ट्रो जो शब्द है, ये इंडिकेट करता है चार्ज को, एंड स्टैटिक्स means रेस्ट। और स्टैटिक जो शब्द है, यह इंडिकेट कर रहा है रेस्ट को, मतलब चार्ज जब स्थिर अवस्था में है। Thus electrostatic is that subject of physics। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक मेरे फिजिक्स का वह सब्जेक्ट है इन विच वी स्टडी अबाउट द फेनोमिना, जिसमें हम उन घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो घटित होंगे वैसे चार्ज के वजह से, दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट, वैसे चार्ज के वजह से जो किस में होगी, रेस्ट में होगी। इसी सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब प्रश्न है, चार्ज क्या है, किसे चार्ज कहते हैं? देखिए, कुछ एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, आप घर पर भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। एक ग्लास का रॉड है, कांच का रॉड है, इसके ऊपर में सिल्क का एक तौलिया लपेटा हुआ है। अब आप सिल्क के तौलिए को इस ग्लास रॉड के ऊपर में रब कीजिए, रब कीजिए, रब कीजिए, तो आप देखिएगा कि ग्लास के रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और सिल्क के कपड़ा पर चिपकेगा, जिसके वजह से ग्लास के रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क के कपड़ा पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो सिल्क का कपड़ा है, इस ग्लास रॉड के ऊपर में चिपक जाएगा। मतलब ग्लास रॉड
और सिल्क के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। उसी तरीके से आप देखिएगा, जब आप इबोनाइट का रॉड लेते हैं और इसके ऊपर में एक फ्लेनल लेते हैं, फ्लेनल का तौलिया एक तरह का कपड़ा है, जब इसको रगड़ते हैं, फ्लेनल को इस इबोनाइट के रॉड पर रगड़ते हैं, तो आप देखिएगा कि फ्लेनल से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इबोनाइट के रॉड पर आके चिपक जाता है, जिसके वजह से इबोनाइट का जो रॉड है, इलेक्ट्रॉन जब चिपकता है तो इबोनाइट का रॉड जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, और फ्लेनल जो होता है जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वह पॉजिटिवली चार्ज होता है, और फ्लेनल भी इबोनाइट के ऊपर में चिपक जाता है। मतलब इबोनाइट और फ्लेनल में भी अट्रैक्शन होता है। और अगर आप ग्लास रॉड और इबोनाइट को देखिए, जब साथ में लाइएगा तो दोनों आपस में चिपक जाएगा, लेकिन जब सिल्क और इबोनाइट को साथ में रखिएगा तो इबोनाइट और सिल्क को जब साथ में रखिएगा तो सिल्क देखिएगा इबोनाइट से दूर भाग जाता है। तो आप देख रहे हैं, एक कपड़े को किसी रॉड पर रख के जब हम रगड़ते हैं तो कभी कपड़ा और रॉड के बीच में अट्रैक्शन होता है, कभी कपड़ा और रॉड के बीच में रिपल्सन होता है। तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन है, इसे हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कहते हैं। एक एग्जाम्पल हम और दे रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये एक मैग्नेट है। अगर यहां पर कोई आयरन रखते हैं तो आयरन जो होता है उसको मैग्नेट क्या करता है? अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। इसको हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, दीज आर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इसे हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। तो चार्ज जो है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, चार्ज जो है वो क्या है? मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है, मटेरियल का एक ऐसा गुण है जिसके वजह से कोई भी मटेरियल किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ अट्रैक्ट भी कर सकता है, या कोई भी मटेरियल किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ रिपेल भी कर सकता है। ये आप कह सकते हैं ये एक ऐसा मटेरियल का प्रॉपर्टी है जिसके वजह से मटेरियल क्या प्रोड्यूस कर रहा है। ये एक इबोनाइट के रॉड के पास जब सिल्क आता है तो इबोनाइट का रॉड इसको दूर भगाता है, रिपल्सन करता है, मतलब ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये इबोनाइट के रॉड पर जो नेगेटिव चार्ज है उसके वजह से। या ये ग्लास का रॉड जब सिल्क के साथ संपर्क में आता है तो ग्लास का रॉड पॉजिटिव चार्ज है, ग्लास के रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब चार्ज है। तो ग्लास के रॉड पर जो चार्ज है ये क्या कर रहा है? सिल्क को अपने तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये वाला चार्ज इस सिल्क के रॉड को खींचता है और ये वाला चार्ज इस सिल्क के रॉड को धकेलता है। मतलब चार्ज, मटेरियल के ऊपर में जो चार्ज है उसके आने के वजह से, मटेरियल के ऊपर में जो चार्ज है उसके आने के वजह से, उसके उत्पन्न होने के वजह से क्या हो रहा है? एक तरीके का अट्रैक्शन या एक तरीके का रिपल्सन। सिल्क जब इसके पास आएगा तो रिपेल करेगा, हाँ, फ्लेनल जब आएगा तो अट्रैक्ट करेगा। एक तरीके का अट्रैक्शन या सिल्क जब यहां आएगा तो एक तरीके का रिपल्सन होता है, रिपल्सन करता है। तो हम बोलेंगे कि मटेरियल के ऊपर में जब चार्ज आ जाता है तो मटेरियल किसी दूसरे चार्ज बॉडी को कभी कभी अट्रैक्ट भी करता है, कभी कभी रिपेल भी करता है। और अट्रैक्शन रिपल्सन को मैग्नेटिक इफेक्ट या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हम लोग कहते हैं। तो चार्ज को डिफाइन कर सकते हो। चार्ज मटेरियल का वह प्रॉपर्टी है, वह गुण है जिसके वजह से कोई भी मटेरियल, चाहे ये रहे चाहे ये रहे, चार्ज के वजह से क्या कर रहा है? किसी दूसरे चार्ज बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट भी कर रहा है या अपने से दूर भी कर रहा है। मतलब ये चार्ज के वजह से ये मटेरियल इसके ऊपर में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है या मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है। या चार्ज के वजह से ये मटेरियल क्या कर रहा है? इसके ऊपर में इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन रिपल्सन को इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो चार्ज का डिफिनेशन क्या हो गया? चार्ज का डिफिनेशन हो गया
It is that property of material due to which it produces or experiences magnetic effect and electrical effect. चार्ज की वजह से कोई भी मटेरियल क्या प्रोड्यूस करता है, क्या उत्पन्न करता है भाई? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट को उत्पन्न करता है. एंड द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर जस्ट सिंपली अट्रैक्शन और रिपल्सन. इन सिंपल लैंग्वेज, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल का वह गुण है ड्यू टू विच एनी मटेरियल, जिसके वजह से कोई भी मटेरियल अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर चार्ज ऑब्जेक्ट. कोई भी मटेरियल, चाहे ग्लास रॉड हो चाहे इबोनाइट हो, ये दूसरे चार्ज बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट भी कर सकता है, या जब सिल्क इसके पास आएगा तो इबोनाइट इस सिल्क को अपने से दूर भी कर सकता है. क्यों कर सकता है? क्योंकि ये जो चार्ज इसके ऊपर में आ गया है उसके वजह से. अब आता कैसे है चार्ज, इसको अभी हम लोग समझेंगे. आता कैसे है चार्ज, इसको अभी हम लोग समझेंगे. बस जान लीजिएगा कि जब हम लोग रबिंग करते हैं ना, तो दोनों सब्सटेंस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, ट्रांसफर होता है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल की ओर जब रबिंग करते हैं. अब कब पॉजिटिव चार्ज होता है, कब निगेटिव चार्ज होता है, इन सब पर डिस्कशन आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे. धीरे धीरे बस सुनते जाइए, क्लासेस को सुनते जाइए, अपनी चीजें क्लियर होने लगेंगी. समझ दीजिएगा. कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, किसी भी बॉडी को चार्ज करने का, जैसे ये बॉडी था ग्लास रॉड, चार्ज करने का क्या कंसेप्ट है? इबोनाइट का रॉड है, फ्लेनल है, सिल्क है, चार्ज करने का क्या कंसेप्ट है? देखो, जैसा कि हम जानते हैं, चाहे ये बॉडी हो, चाहे ये बॉडी हो, चाहे हम हो, चाहे तुम हो, हर बॉडी किससे बनता है? एटम से. किससे बनता है? एटम से. एटम के अंदर में होता है न्यूक्लियस, जिसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर होता है एक ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमते रहता है, चक्कर लगाते रहता है. अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बाबू, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस पर जो चार्ज होता है उसका मान होता है -e, और जो प्रोटॉन होता है ना, इस पर चार्ज होता है उसका मान होता है +e. e का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब. कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ चार्ज. 10⁻⁻19 कूलम्ब, बहुत छोटा सा चार्ज होता है, फिर भी है तो सही. मतलब हम हैं, चाहे तुम हो, चाहे ये है, चाहे ये है, सबके अंदर में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज्ड सब्सटेंस है, अपने पास चार्ज रखते हैं कुछ मात्रा में, भले मात्रा छोटा ही हो. मतलब मेरे अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तुम्हारे अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है. तो फिर इसको छूते हो, मेरे अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, चार्ज है भाई. तो इसको छूते तो काहे नहीं झटका लग रहा है? इसका मतलब ये किस स्टेट में है? ये अभी न्यूट्रल स्टेट में है. तो हम बोलेंगे कि ये न्यूट्रल स्टेट में क्यों है, जबकि इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, दोनों में चार्ज है, फिर भी ये न्यूट्रल स्टेट में क्यों है? क्यों नहीं छूने पर झटका लग रहा है? तो तुम कहोगे कि सर, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है और इसके पास प्रोटॉन भी है, दोनों के पास चार्ज है अपना अपना, फिर भी एटम को, बॉडी को छूते, जो कि एटम से बना है, बॉडी पर छूने पर कोई झटका नहीं लगता. क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल स्टेट में. क्यों न्यूट्रल स्टेट में? इसका मतलब है कि जितना संख्या इलेक्ट्रॉन का होगा उतना ही संख्या प्रोटॉन का होगा. डिस्पाइट ऑफ हैविंग इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एटम इज इन न्यूट्रल स्टेट. इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, इसके पास प्रोटॉन भी है एटम के पास, फिर भी ये न्यूट्रल स्टेट में, छूने पर इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लग रहा है. क्यों? विच मीन्स इन न्यूट्रल स्टेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, इसलिए इस पर चार्ज होने के बावजूद छूने पर झटका नहीं लगता है. नेट चार्ज का वैल्यू 0 रहता है. अगर नेट चार्ज का वैल्यू कुछ होगा तो झटका लगेगा, लेकिन नेट चार्ज का वैल्यू कुछ नहीं है, इसका मतलब चार्ज 0 हो गया. लेकिन चार्ज तो है, तो चार्ज 0 कैसे हो रहा है?
तो ये चार्ज जीरो तभी हो रहा है, नेट चार्ज जीरो तभी हो रहा है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, इक्वल है। अब देखो, मान लो ये कोई एटम है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन, न्यूक्लियस पर कोई, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, 5 इलेक्ट्रॉन है 5 प्रोटॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर, तो नेट चार्ज जीरो आना चाहिए। देखो, चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन -5 इंटू ई, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -e होता है 5 इलेक्ट्रॉन पर -5e, मतलब -5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन 5 प्रोटॉन +5e, एक प्रोटॉन पर चार्ज +e, तो 5 प्रोटॉन पर +5e +5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल चार्ज क्या हो गया, QE + QP दोनों को जोड़िए, नेट चार्ज आ जाएगा जीरो। नेट चार्ज जीरो मतलब कोई चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी कहेंगे इलेक्ट्रॉन है इसका अपना चार्ज है, प्रोटॉन है इसका अपना चार्ज है। लेकिन चूंकि एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, इसीलिए इस एटम का जो नेट चार्ज है वो जीरो है, इसलिए एटम न्यूट्रल स्टेट में है, छूने पर झटका नहीं लगता है। आ रहा मेरा बात समझ में? तो पढ़ना था हमको कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग, लेकिन हम आपको अभी क्या पढ़ा दिए, हम अभी पढ़ा दिए कि कोई भी बॉडी न्यूट्रल स्टेट में क्यों है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा, इसके बाद ही आप समझिएगा कि चार्जिंग का कंसेप्ट क्या है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। पहला बात आप लोग को यह समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको कहते हैं। दूसरा बात, चार्ज क्या है, तो चार्ज मटेरियल का गुण है जिसके वजह से कोई भी मटेरियल जब चार्ज हो जाता है तो किसी दूसरे चार्ज बॉडी को या तो अट्रैक्ट कर लेता है या तो रिपेल कर देता है, मतलब एक तरीके का इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। दूसरी बात, चार्ज कैसे करते हैं, चार्जिंग का कंसेप्ट क्या है। तो चार्जिंग का जो कंसेप्ट है उसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले एटम को समझना पड़ेगा, और एटम को जब हम लोग समझे तो हम ये जाने कि कोई भी एटम के अंदर में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर +e चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर -e चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज है, प्रोटॉन पर भी चार्ज है, फिर भी हम किसी बॉडी को छूते हैं जो कि एटम से बना है और एटम के अंदर में चार्ज है, फिर भी बॉडी छूने में झटका नहीं मारता, मतलब बॉडी किस स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी पर नेट चार्ज जीरो है, और नेट चार्ज जीरो है ये तभी संभव है जब इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होंगी, बराबर होंगी। एक एग्जाम्पल है कि हम बता दें कि नेट चार्ज जीरो है तो बॉडी न्यूट्रल स्टेट में है। अब हम समझेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे कि कब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा, कब बॉडी निगेटिवली चार्ज होगा, चार्ज का वैल्यू कितना होगा। लेकिन तब तक के लिए इस वीडियो लेक्चर को पॉज कीजिए और यहां तक की बातों को नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल है, इसको और हम लोग देखेंगे बढ़िया से। कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ग्लास है और सिल्क है, दोनों को हमने रब किया तो क्या होगा। क्या हम बताए थे, ग्लास और सिल्क को रब करते हैं तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन उठता है और सिल्क की ओर जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां से यहां होता है। सपोज करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन था। अब कितना बचेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा तो यहां पर अब 4 बचेगा, और यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन था, तो अब यहां पर कितना बचेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा तो यहां 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? आ रहा है मेरा बात समझ में? एक एग्जांपल, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन भी रख सकते हैं, तब यहां पर 9 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर हुआ तो अब बताइए क्या ये न्यूट्रल रहेगा और क्या ये न्यूट्रल रहेगा? नहीं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं है। तो पहला बात कि जब भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होती है तो बॉडी चार्ज कहलाता है, बॉडी न्यूट्रल नहीं कहलाता है। पहला पॉइंट नंबर 1, व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is not equal to number of proton, then body will be charged.
तो बॉडी आपका चार्ज्ड कहलाएगा, बॉडी न्यूट्रल नहीं कहलाएगा। दूसरी बात, जब यहां पर से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो इस पर कितना चार्ज आना चाहिए और इस पर कितना चार्ज आना चाहिए, है ना। तो आप इसको मान लेते हैं बॉडी 1, इसको मान लेते हैं बॉडी 2। फॉर बॉडी 1 बताइए इस पर इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज होगा? 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन माइनस ई चार्ज रखता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि -4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम्ब। क्यू प्रोटॉन, प्रोटॉन की वजह से कितना चार्ज है? 5 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन 1e प्लस 1e, तो 5 प्रोटॉन प्लस 5e प्लस 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम्ब। तो टोटल चार्ज क्या होना चाहिए बताइए? TOTAL, टोटल चार्ज इज इक्वल टू, टोटल चार्ज इज इक्वल टू ऑन बॉडी 1 कितना होना चाहिए? QE प्लस QP, टोटल चार्ज हो जाएगा 5 में से 1 चला गया तो प्लस 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब, मतलब प्लस 1e इज द टोटल चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर में, पॉजिटिव चार्ज आएगा जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा किसके बराबर? 1e के बराबर, 1e के बराबर पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर में। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। मतलब कोई भी बॉडी, इफ बॉडी लूजेस electron, it becomes positively charged। माय डियर स्टूडेंट्स नोट डाउन कीजिए, जब भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा चार्ज है बताइए? पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। चलिए अब बॉडी 2 के लिए बात करते हैं। फॉर बॉडी 2, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? 5 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कितना हो गया? माइनस का 5 इंटू ई, माइनस का 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। और प्रोटॉन की संख्या भी कितना है? 4e, 4 प्रोटॉन तो प्लस 4e, यानी कि प्लस 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? Q टोटल, QP प्लस QE माय डियर स्टूडेंट्स कितना होगा? -5 प्लस 4 -1 E -1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम्ब। माइनस 1 ही चार्ज आएगा इस पर, -1 ही चार्ज आएगा इसके ऊपर, मतलब ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो निगेटिवली चार्ज होता है और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो आप लिखिएगा इफ बॉडी लूजेस, सॉरी गेन्स इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स बोलिए माय डियर स्टूडेंट्स, it becomes negatively charged। चलिए दूसरा एग्जांपल, एक इलेक्ट्रॉन जब गया तो इस पर +1 ही चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन जब यहां गया तो इस पर -1 ही चार्ज आया। मान लीजिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, सपोज कीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो 2 निकलेगा तो यहां कितना बचेगा? 5 इलेक्ट्रॉन, और यहां कितना बचेगा? 10 इलेक्ट्रॉन। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन इस पर निकलेगा तो यहां पर +2e चार्ज आएगा और यहां पर -2e चार्ज आएगा। अगर यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब कितना बचेगा? तब यहां पर 7 था ना, 3 निकल जाएगा तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा और यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन बचेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा तो अब यहां पर कितना चार्ज? +3e चार्ज, और यहां पर कितना चार्ज? -3e चार्ज। अगर यहां से n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहां पर कितना चार्ज बचेगा जानते हैं? +ne चार्ज, और यहां पर कितना चार्ज बनेगा? -ne चार्ज। तो आप लिखिएगा इफ
any body तो हम लोग लिखते हैं इफ एनी बॉडी loses n electrons, then charge on body is plus Ne. Similarly, if body gains an electron, then charge on the body is, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है बॉडी तो बॉडी पर जो चार्ज होता है वो -Ne हो जाता है, -Ne। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पहला लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पढ़ाया जिसमें हम लोगों ने चार्ज क्या होता है, उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, चार्ज क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन किया। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट, हैव अ वेरी गुड डे।